नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, बहुत दिन हो गए वीडियोज़ नहीं आ पाई। लगभग 1 महीने होने वाले हैं मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे थोड़ा ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। और अब मैं वीडियोज़ रोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज 1 जुलाई है और आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक नई शुरुआत की। और अब आपको रोज़ एक वीडियोज़ मिल जाएंगी, एक क्लासेस मिल जाएंगी। प्यारे साथी, आज के इस वीडियो में अगर हम बात करें तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के शासन को हम समझेंगे। साथ ही साथ आज का टॉपिक जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान के बारे में। जो क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में भी अभियान किए थे और दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ उत्तर भारतीय अभियान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम दक्षिण भारतीय अभियान के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में जो मैंने आज से लगभग 20-25 दिन पहले अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जिन्होंने खिलजी वंश की भारत में स्थापना की थी। तो उसे आप अच्छे से देखे होंगे। अब हमें शुरुआत करनी है अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी शासन बना। तो मैंने आपको बताया था कि जब भारत पर जलालुद्दीन खिलजी शासन कर रहा था तो 1296 में क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1296 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। देवगिरी पर आक्रमण कर देता है 1296 पर। और उस समय कौन शासन था? उस समय शासन था भारत पर, या दिल्ली सल्तनत पर कहें तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन था जलालुद्दीन खिलजी का। अब जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है तो ये आक्रमण करता है तो इस आक्रमण में उसने जलालुद्दीन खिलजी की परमिशन नहीं ली थी। यानी कि दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा या दामाद कह सकते हैं, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी बिना अनुमति के देवगिरी पर आक्रमण कर देता है 1296 में। और जब आक्रमण करता है तो देवगिरी का शासक होता है रामचंद्र देव, और वहाँ पर आक्रमण करता है और खूब सारा धन प्राप्त करता है देवगिरी से। अब अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी से खूब सारा धन प्राप्त हो गया। इसके साथ वो रामचंद्र देव की पुत्री, जो यादव वंश के शासक थे, उनकी पुत्री का अपहरण भी कर लेता है और वह डायरेक्ट ले आता है अपनी इख्तियारी कड़ा मानकपुर में। आपको मैंने बताया था कि जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानकपुर, जो कि आपका इलाहाबाद, जो वर्तमान का प्रयागराज है, कौशाम्बी है, इसके समीप का इलाका था कड़ा मानकपुर, यहीं का वो इख्तियार हुआ करता था। तो इसने बिना परमिशन के क्या किया, देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ से जो धन प्राप्त किया वो डायरेक्ट अपनी इख्तियारी में ले आया। जब ये बात जलालुद्दीन खिलजी को पता चली, जो कि उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और अलाउद्दीन का चाचा भी था, जब उसे पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया है और बिना मेरी अनुमति के उसने धन भी लूटा, तो दिल्ली नहीं लेकर आया, वो डायरेक्ट कड़ा मानकपुर चला गया। तो इस बात से जलालुद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर फिर वो क्या करता है, कड़ा मानकपुर आता है जहां अलाउद्दीन खिलजी की इख्तियारी थी। और वहां पर आकर, यह कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का गवर्नर था, और यहाँ पर आकर जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी से बात करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और यहीं पर प्यारे साथी धोखे से अलाउद्दीन खिलजी 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने थोड़ा सा ये स्टोरी बता दी क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताई है। अगर आपको अच्छे से समझनी है तो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि 1296 में जब देवगिरी पर आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी बिना परमिशन के, तो इस बात से क्रोधित होकर जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने कड़ा मानकपुर आता है। और 1296 में ही क्या होता है, कड़ा मानकपुर में जहाँ का इख्तियार जलालुद्दीन खिलजी था, कड़ा मानकपुर में धोखे से अलाउद्दीन
खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हत्या कर दी। तो 1296 में जब जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आया तो कड़ा मानकपुर में ही अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। एक मूवी आई थी पद्मावत, या आपने देखी होगी, पद्मावती मूवी आई थी। उस मूवी को आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज़ देखा कीजिए, जिससे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे। मूवीज़ में कई चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये आपको पता चल जाएगा कि उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही ऐसा दिखाया गया है उसमें। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। और इसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 में ही क्या बनता है, दिल्ली का सुल्तान। 1296 ईस्वी में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन बनता है दिल्ली का सुल्तान, क्योंकि उसने दिल्ली के सुल्तान की हत्या कर दी थी और खुद सुल्तान बन गया। तो दिल्ली का सुल्तान बनता है। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही योग्य शासक था, बहुत ही योग्य एवं कुशल शासक था, अत्यंत ही बुद्धिमान था। आप देखेंगे तो ये दिल्ली सल्तनत का खूब ज़्यादा विस्तार करेगा, यानी कि अब तक आए शासकों में सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान तथा साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी है। इसके पहले गुलाम मुन साहब ने पढ़ा, उसमें बलबन को छोड़कर और कोई उतना अच्छा शासन नहीं कर पाया था, या इल्तुतमिश ने ही किया था। लेकिन अगर सीमाओं की बात करें कि किसके शासन में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं चारों तरफ फैली, दक्षिण भारत में फैली, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही योग्य शासक था और इसी के कारण यह खुद को सिकंदर से तुलना करता था, यानी कि ये सिकंदर की जैसा बनना चाहता था, विश्व विजेता बनने की यह उम्मीद रखता था। और इसीलिए इसने अपने सिक्के पर सिकंदर ए सानी लिखवाया, यानी कि इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। तो आप लिखेंगे कि इसने अपने सिक्कों पर, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था, इसने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी मुद्रित करवाया। या आप कह सकते हैं कि सिकंदर ए सानी जो था इसी का उपाधि था, यानी कि इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। ये खुद को सिकंदर के समान समझता था और विश्व विजेता भी बनना चाहता था। इसके साथ अगर हम बात करें अमीर खुसरो, आप जानते होंगे अमीर खुसरो ने इसे सुल्तान ए जहां कहा। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को क्या कहा। यहाँ पर मैं बार बार अलाउद्दीन नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप जान लीजिएगा कि मैं अलाउद्दीन की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक अलाउद्दीन ही चल रहा है। तो अमीर खुसरो ने इसे क्या कहा था, तो इसे सुल्तान ए जहां कहा था। सुल्तान ए जहां, जिसका मतलब होता है विश्व का सुल्तान। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है विश्व का सुल्तान। तो ये बहुत ही योग्य शासक था। और अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने आते ही अमीर वर्गों को, उलेमा वर्गों को बहुत ही कस लिया था, यानी कि बहुत कड़े नियम लागू कर दिए थे। जैसे कि जो ज़्यादा अमीर हो गए थे उनकी इक्तेदारी छीन ली थी,
और उनसे ज़्यादा टैक्स लेने लगा था, क्योंकि इसे पता था कि जो अमीर वर्ग होते हैं, कुलीन वर्ग होते हैं, या जो साम्राज्य में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो कहीं ना कहीं अपने मन में ये उम्मीद रखता है कि मैं भी दिल्ली का सुल्तान बन जाऊं। और पिछले आपने जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आप अक्सर देखेंगे जो ज़्यादा सशक्त होता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ ही जाता है, क्योंकि अमीर वर्गों का बहुत बड़ा हाथ होता है इसके पीछे। जितने भी सुल्तान बने उनका समर्थन कहीं ना कहीं, चाहे आप इल्तुतमिश को देखेंगे तब भी अमीर वर्गों ने बैठाया, बलबन को देखेंगे अमीर वर्गों ने बैठाया। तो ऐसे करके जो अमीर वर्ग चाहता था, उलेमा वर्ग चाहता था, वही होता था दिल्ली सल्तनत पर। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को ये पता चल गया था कि ये मतलब अमीर वर्ग बहुत ही ख़तरनाक है मेरी गद्दी के लिए, इसलिए इसने आते ही बहुत कड़े नियम लगाए। उन नियमों के बारे में हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारतीय अभियान कौन कौन से थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 तरह के अभियान किए। आप ऐसे लिख लीजिएगा, 2 तरह के अभियान किए। पहला अभियान आपका जो था वो था उत्तर भारत अभियान। उत्तर भारत अभियान को हम, जो उत्तर भारत में उसने अभियान किए, उसमें पढ़ते हैं उत्तर भारतीय अभियान, जिसमें आपका रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, आप देखेंगे ये सारे अभियान। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे अभियान की, तो वो थी दक्षिण भारतीय अभियान, दक्षिण भारतीय अभियान या दक्षिण भारत अभियान। और दक्षिण भारत अभियान में हम द्वार समुद्र को देखेंगे, वारंगल अभियान देखेंगे, ये सारे अभियानों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 आप ऐसे डाल लीजिएगा। तो पहले हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर भारतीय अभियान, और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत अभियान। तो चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ और फिर हम आगे के बारे में बात करें। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उम्मीद है आप सभी नोट कर चुके होंगे। बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब मैंने अपने अंदर काफ़ी सुधार कर लिए हैं। कई और चीज़ें मैं इन समयों में, जो 1 महीने वीडियो नहीं आई, मैं अपने आप में सुधार कर रहा था कि और अच्छी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। और धीरे धीरे कर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी। जैसे कि मैं पॉलिटिक्स का बैच भी लॉन्च करने वाला हूँ, नोट्स भी आपको दूंगा। और हो सकता है अगर आपको चाहिए हिस्ट्री का एक नया बैच, जिसमें मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक अच्छे से पढ़ाऊँ, तो आप सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि एक नया बैच लॉन्च किया जाए आप सभी के लिए, या अभी इसी बैच को कंटिन्यू किया जाए, आपको अच्छा लग रहा है तो इसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर। आपसे यही उम्मीद रहती है कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक बताएं, जिससे हम अपने अंदर कुछ ना कुछ सुधार कर पाएँ। जो आपको चाहिए वो आप कहेंगे तो उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत अभियान के बारे में। आप हेडिंग डाल लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान। हेडिंग यहाँ पर पड़ी है तो दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान। और अगर हम उत्तर भारत अभियान के बारे में बात करें तो पहला अभियान करता है शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 में ही, यानी कि उसी वर्ष वो पहला अभियान भी करता है 1296 में। 1296 में करता है अपना पहला अभियान। अगर हम बात करें कि ये अभियान किसके विरुद्ध था या कहाँ पर किया गया था, तो ये अभियान जाना जाता है मुल्तान अभियान के बारे में। मुल्तान पर किया गया था ये अभियान, तो आप लिख लीजिएगा मुल्तान अभियान।
और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो गई तो उसके पूरे घर वाले वहाँ पर भाग गए मुल्तान में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान पर इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि वो जलालुद्दीन खिलजी के परिवार के सभी वंशों को नष्ट करना चाहता था। तो इसने मुल्तान पर अभियान किया और थोड़ा टाइट शासन था, क्रूर था, क्योंकि उसके ही घर वाले थे। जलालुद्दीन खिलजी इसका चाचा लगता था, लेकिन तब भी इसने अपने जिसने इसका विरोध किया उन सबको मौत के घाट उतार दिया। और यही भी कारण है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो आप देखेंगे 1296 में जब मुल्तान अभियान करता है तो इस अभियान में जलालुद्दीन खिलजी के परिवार को नष्ट किया, परिवार को मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। अगर हम बात करें क्या ये अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी खुद कर रहा था? अगर हम बात करें कि जो ये मुल्तान अभियान हुआ था क्या इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी खुद कर रहा था? तो बिल्कुल नहीं, वो दिल्ली सल्तनत पर आराम से बैठा था, इसने अपनी सेना भेजी थी। अगर हम बात करें कि मुल्तान अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो इस अभियान का नेतृत्व यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व उलूग खां और जफ़र खां ने किया था। तो आप लिख लीजिएगा कि इस सेना का नेतृत्व यानी कि इस अभियान का नेतृत्व कौन किया था? तो इस अभियान का नेतृत्व किया था उलूग खां और जफ़र खां ने। उलूग खां इसका बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही अच्छा सेनापति था। आप देखेंगे ये अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ये खुद बहुत कम अभियान करेगा, अपनी सेना को ज़्यादा भेजेगा और जो इसके सेनापति हैं वही अभियान ज़्यादा करते हैं। सिर्फ प्रमुख जगहों पर जहाँ क्रिटिकल सिचुएशन होती है वहाँ खुद जाता था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसे पता था कि दिल्ली को छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अक्सर यही होता था, जैसे आप रजिया वाले में देखेंगे, रजिया खुद अभियान करने चली गई तो दिल्ली सल्तनत को उसके भाई ने बहराम शाह ने हथिया लिया। तो दिल्ली सल्तनत को छोड़ना बहुत ही मुश्किल था, यानी कि कहने का मतलब अगर सुल्तान दिल्ली सल्तनत में ही रहे, दिल्ली में ही रहे, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि सुल्तान जैसे ही हटता था अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग ये साजिश करने लगते थे कि कोई नया बैठ जाए उस पर। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी वहीं पर ज़्यादा रहा और अपनी सेना के माध्यम से जो इसके बुद्धिमान सेनापति थे उनके माध्यम से अभियान करवाता रहा। आप देखेंगे दक्षिण भारत के जो अभियान होंगे उसमें एक सेनापति आएगा मलिक काफूर, वो अभियान करेगा पूरे दक्षिण भारत के। तो चलिए आगे हम सारी बातों के बारे में जानने वाले हैं। 1296 का अभियान हुआ, ये उतना प्रमुख नहीं था, बस जलालुद्दीन खिलजी के परिवार को इसने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जो प्रमुख अभियान हुआ वो था 1299 ईस्वी का। 1299 का आपका जो अभियान है महत्वपूर्ण अभियान है, क्योंकि ये अभियान है गुजरात अभियान। इस अभियान को कहते हैं गुजरात अभियान। ये दिल्ली सल्तनत पर जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो उसके बाद का दूसरा अभियान था गुजरात अभियान। गुजरात अभियान की बात करें तो क्या इसका नेतृत्व भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? तो इसका भी नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल नहीं किया था। उसने अपने दो प्रमुख सेनापति भेजे थे, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि गुजरात अभियान जो किया तो यहाँ का शासक कौन था। तो गुजरात अभियान का जो शासक था, अगर हम बात करें गुजरात का शासक उस समय कौन था, तो उस समय गुजरात का शासक था रायकर्ण बघेला। रायकर्ण बघेला यहाँ का शासक था और अभियान होता है ये वाला। अगर हम बात करें इस अभियान में कौन कौन लड़ता है, तो एक तरफ तो रायकर्ण बघेला था और दूसरी तरफ जो नेतृत्व करता थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद अभियान करने नहीं आया था, उसने अपने दो प्रमुख सेनापति भेजे थे जिनका नाम था, एक का नाम था आपका उलूग खां और दूसरे का नाम था नुसरत खां। इन दोनों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है और इस युद्ध में ये दोनों जीत जाते हैं, यानी कि अलाउद्दीन की सेना जीत जाती है और रायकर्ण बघेला पराजित हो जाता है। अगर हम बात करें ये किस सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो ये अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कर रहा था। लिख लीजिएगा आप, अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कर रहा था।
तो अगर हम बात करें तो इस युद्ध में रायकर्ण बघेला पराजित हो जाता है। और इसके बाद रायकर्ण बघेला की एक पत्नी थी, जो शासक है, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कमला रानी। इसकी पत्नी थी, आप लिख लीजिएगा, ऐसे मैं ग्राफ से बनाकर ऐसे बता देता हूँ। इसकी पत्नी थी कमला रानी। कमला रानी इसकी पत्नी थी। तो जब ये अभियान हुआ, इसमें रायकर्ण बघेला पराजित हो गया अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कमला रानी। इसको दिल्ली लाया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी कमला रानी के साथ विवाह कर लेता है। तो आप लिख लीजिएगा कि कमला रानी जो थी, इसके साथ विवाह कौन कर लेता है? तो आप लिख लीजिएगा, जो ये आपकी कमला रानी है, इनके साथ विवाह कर लेता है कौन? तो इनके साथ विवाह कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहले के शासक ऐसे ही हुआ करते थे, विवाह कर लेते थे दूसरे राज्यों की रानियों से। तो ये हुआ। अगर हम बात करें इसके बाद, तो गुजरात अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था। इस अभियान में इसने सूरत, कैम्बे बंदरगाह और सोमनाथ से खूब सारा धन प्राप्त किया। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ये अभियान क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसने सूरत, कैम्बे बंदरगाह और अगर हम बात करें सोमनाथ, यहाँ से खूब सारा धन प्राप्त किया। तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ से खूब सारा धन प्राप्त किया। मैं बुलेट पॉइंट की तरह लिख रहा हूँ, आप वर्ड में अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। खूब सारा धन प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, इसलिए ये महत्वपूर्ण था। अगर हम बात करें तो गुजरात अभियान में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये टॉपिक बड़ा है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका गुजरात अभियान हो या आपका देखिए चित्तौड़ अभियान और रणथंभौर अभियान, ये दोनों ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, इसलिए इसके बारे में अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात अभियान में भी एक महत्वपूर्ण बात हुई कि जब इसके जो सेनापति थे उलूग खां और नुसरत खां गुजरात अभियान करके वापस लौट रहे थे, तो उन्हें खंभात बंदरगाह से एक गुलाम खरीदा था। तो आप लिख लीजिएगा कि नुसरत खां, यहीं पर गुजरात अभियान में ही नुसरत खां ने एक बंदरगाह से, जिसका नाम था खंभात बंदरगाह आप सभी जानते हैं जहां जहाज़ें आकर रुकती हैं, जहां से व्यापार किया जाता है, तो उस समय भी हुआ करता था। तो खंभात बंदरगाह से, और गुजरात इसलिए महत्वपूर्ण भी था क्योंकि वो समुद्र तट पर स्थित था और वहाँ से व्यापार अच्छे से हो सकता था, इसलिए हर शासक गुजरात को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। तो नुसरत खां ने खंभात बंदरगाह से एक गुलाम खरीदा था, एक गुलाम खरीदा। अगर हम बात करें कि ये गुलाम कौन था, तो इस गुलाम का नाम था, मेरे प्यारे साथी, इस गुलाम का नाम था मलिक काफूर नाम का एक गुलाम खरीदा और बहुत ही योग्य गुलाम था। आप आगे देखेंगे तो आगे जो सबसे महत्वपूर्ण सेनापति हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का, वो यही मलिक काफूर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा योग्य था। और दक्षिण भारत की जो अभियान होंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासन में, उन सारे अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ही करेगा। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ये कहीं ना कहीं दावेदारी भी पेश करेगा कि मैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन ये योग्य बहुत था। तो इसे खरीदा प्यारे साथी मलिक काफूर को नुसरत खां ने। अगर हम देखें तो नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में ख़रीदा था। 1000 दिनार यानी कि आप कह सकते हैं 1000 स्वर्ण के सिक्कों में ख़रीदा था। 1000 दिनार में ख़रीदा और इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, इसीलिए मलिक काफूर को
काफूर को 1000 दिनारी कहते हैं, 1000 दिनारी कहते हैं। इसलिए मलिक काफूर को क्या कहते हैं, तो 1000 दिनारी कहते हैं। किसको, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहते हैं। और परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि 1000 दिनारी किसे कहा गया, तो वो था आपका मलिक काफूर। एकदम बेहतर तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, इसे नोट करिए। फटाक से मैं देख लेता हूँ क्या वीडियो सही से चल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही चल रही हैं वीडियोस, लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखा जाए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से ये होता है कि आप भी नहीं देखते और ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो हम सोच रहे हैं कि जो आगे के अभियान हैं, जैसे गुजरात अभियान के बाद आपका आएगा, इसके बाद डायरेक्ट 1299 1301 में होगा रणथंभौर अभियान, चित्तौड़ अभियान। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 26-27 मिनट की वीडियो हो गई है, तो ये एपिसोड 11 था और आप सभी का इंतज़ार रहेगा कि आप सभी आएंगे एपिसोड 12 में, और उसमें हम पढ़ेंगे रणथंभौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।